वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों हमने शिफ्ट नंबर 1 पे डिस्कस कर लिया है। शिफ्ट नंबर 2 पे, शिफ्ट नंबर 3 दोस्तों आज से डिस्कस करें शिफ्ट नंबर 4। दोस्तों अगर पी वाई क्यू अच्छे तरह से पढ़ के जाते हैं निश्चित रूप से पेपर अच्छा करेंगे। विगत वर्षों का पेपर जितने अच्छे तरह सॉल्व करेंगे, उसका कंसेप्ट समझ के जाएंगे, निश्चित रूप से पेपर में अच्छा करेंगे। ठीक है, आइए मैं पहले पार्ट पर डिस्कस करता हूं। दोस्तों यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बस आप उसको नोट करते रहिए, उसका कंसेप्ट लिखते रहिए, क्योंकि हर शिफ्टों में लगभग एक ही टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए हर एक शिफ्टों में दोस्तों शांत दशमलव से आपको लगातार सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसका कंसेप्ट आप समझ लीजिए, अर्थात क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। अगर दोस्तों इसका कंसेप्ट आपने समझ लिया तो निश्चित रूप से आपको 3-4 सवाल हर एक शिफ्टों में मिल रहे हैं, आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, देखिए शांत दशमलव कब मिलता है। देखिए यहाँ पर संख्याएं पी अपान क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, कोई भी संख्या पी अपान क्यू के फॉर्म में हो और दोस्तों क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। अब शांत दशमलव कैसे आप चेक करेंगे। चेक करने का तरीका यह है कि दोस्तों अगर q का मान देखिए यहाँ पर 2 के पावर n हो, ठीक है, यहाँ पर या 5 के पावर n या दोनों का मल्टीपल हो, अगर इस फॉर्म में रहेगा तो दोस्तों वह क्या देगा, हमेशा क्या देगा, वह देगा शांत दशमलव। टर्मिनेटिंग क्या देगा, दशमलव देगा। इसको नोट डाउन करिए। शांत दशमलव कब देगा, जब संख्याएं p अपान q के फॉर्म में लिखी जाए और q का मान 2 के पावर n 5 के पावर n के फॉर्म बनाए तो दोस्तों वहां पर क्या होना चाहिए, शांत। ठीक है, देखिए यहाँ पर नीचे क्या दिख रहे हैं, यहाँ 7 है, ये शांत दशमलव नहीं होगा, यह देगा अशांत दशमलव। हमेशा कब देगा शांत दशमलव, जब आपको देखेंगे हर में 2 के पावर n 5 के पावर n के फॉर्म बने। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 8 है, 8 अगर इसको हम सॉल्व करेंगे 8 चौक 32 से 33 लिख सकते हैं, लेकिन मुझे शांत दशमलव चेक करना है तो यहाँ पर 2 के पावर क्या बन जाएगा, यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर लिखेंगे 3। देखिए यहाँ पर 5 के पावर 0 भी लिख सकते हैं। देखिए इसके फॉर्म बना कि नहीं, तो दोस्तों यह ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जब आप देखिएगा हर में 2 के पावर n या 5 के पावर n का फॉर्म बने तो दोस्तों क्या बनेगा, हमेशा शांत बनेगा। देखिए लेकिन आप कहेंगे यस सर यहाँ बन रहा है, लेकिन नहीं बन रहा है, क्योंकि देखिए 2 अपान क्या होगा, ये देखिए 5 के पावर तो n तो बन ही गया, यहाँ पर 5 के पावर 1 ले सकते हैं, लेकिन 3 के पावर क्या होना चाहिए, वहां पर यहाँ पर मिल रहा 1, लेकिन आपको 2 के पावर n चाहिए था, या 3 आ गया, कोई अनदर नंबर आएगा तो दोस्तों वो अशांत दशमलव होगा। आप लोग जानते हैं ये वास्तव में ये क्या, एक परिमेय संख्या है। परिमेय अर्थात रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर जो पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखा जाए और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए ये बार बार लगातार सवाल आते हैं दोस्त, ये भी आगे चल के देखेंगे। ये बार का भी सवाल है, बार के सवाल को कैसे आपको समझेंगे। ठीक है, बार का सवाल देखिए फर्स्ट मेथड की डिस्कस करता हूं। अगर बार को हटाना है, देखिए यहाँ एक लाइन में सवाल का उत्तर देंगे। देखिए बार लिखेंगे, पहले जो संख्याएं लिख दीजिए। ठीक है, दशमलव हटा दीजिए, दशमलव लिखेंगे नहीं तो आपको मिलेगा दशमलव क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद राइट हैंड साइड कितना है, देखिए 0, यहाँ पर 001 था। ठीक है, बार हमने हटा दिया। ठीक है, और अपान क्या करना होगा, बाई करना होगा। देखिए कितनी संख्याओं पे बार है, देखिए 1 पे बार है, 0 पे बार है, 0 पे। तो दोस्तों याद रखिएगा जितने पे बार रहेगा तो नीचे उतने 9 बढ़ाना है। ठीक है, देखिए 3 संख्याओं पे बार था, इसलिए 3 आप क्या करेंगे, 9 बढ़ाएंगे। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 1 अपान क्या होगा, 999। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। ठीक है, या दोस्तों ऐसा भी इस सवाल को कर सकते हैं, जो बेसिक रूल है, या इसको हम मान लेते हैं यक्स यक्स। अब इसको जानते हैं, यहाँ लिखेंगे 0 अगर बार हटाएंगे, बार का मतलब संख्याएं बार बार रिपीट हो, कौन को रिपीट करेगी, जितने पे बार रहेगा। देखिए यहाँ 001, देखिए इस पे बार था, फिर यही आएगा 0 क्या करेंगे, क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, बार बार यही रिपीट करेगा। 0 बार का मतलब यही होता है। ठीक, यह जाएगा अनंत तक। ठीक है, अब कितने पे देखिए बार था, 3 संख्याओं पे बार है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, इस पे हम क्या करेंगे, इस समीकरण में 3 संख्याओं पे बार है, तो हम इसका मतलब क्या लिखेंगे, 1 2 यहाँ पर लिखेंगे, 3 0 लिखेंगे। देखिए
1000 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, समीकरण नंबर 1 में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या होगा 1 2 यहाँ पर 3, हमने दोस्तों यहाँ पर 3 पे बार था इसलिए 3 जीरो बढ़ाया अर्थात 1000 मिल गया इक्वल टू यहाँ x होगा, मल्टीप्लाई करेंगे। अब जानते हैं 3 अंक क्या होगा आगे खिसक जाएगा तो आपको मिलेगा कहाँ पर, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 1 2 3 अंक आएगा तो आपको मिलेगा 1, यहाँ दशमलव लगाएंगे कितना 3 अंक के बाद कम करके लगाएंगे तो आपको मिलेगा 0, यहाँ पर 0 1 यहाँ पर या फिर वही रिपीट करेगा, फिर आपको 0 0 1 फिर क्या होगा 0 0 क्या होगा 1, ये भी अनंत तक जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अगर दोस्तों हम इसको घटा लें, किसको, समीकरण क्या है, अगर यहाँ पर समीकरण 2 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा, आप जानते हैं 1000 में से अगर 1 घट जाएगा तो 999 आ जाएगा, 999 x बराबर। ठीक है, अब देखिए यह इससे जब घटाया जाएगा तो ये वैल्यू इससे घट जाएगी तो केवल बचेगा क्या, ये 1.00 में ये घटाएंगे तो यही कट जाएगा, केवल 1 बचेगा तो यहाँ पर x बराबर कर सकते हैं 1/999। भी इस तरह का बेसिक कॉन्सेप्ट भी आप समझ सकते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ, कितना अच्छा सवाल पूछा गया था। कारण निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या आपको बतानी है, अर्थात रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर वे संख्याएं जो दोस्तों p अपान q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और दोस्तों यहाँ पर q डज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या होना चाहिए, p और दोस्तों q दोनों क्या होना चाहिए, यह इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर यहाँ पर जेड से लिखा जाता है। इंटीजर वास्तव में होता क्या है, आप लोग याद होगा, हमने बहुत सारी वीडियो बताया था, हमने कहा 0 प्लस माइनस 1, यहाँ पर प्लस माइनस 2, इस तरह इनफाइनाइट तक ये सब क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इंटीजर क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, कोई फ्रैक्शन वाली वैल्यू नहीं होती है, भिन्न वाली संख्या नहीं होती है, और कर्डी वाली संख्याएं नहीं होती है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में दिया है कर्डी, तो दोस्तों ये जानते हैं किसकी कर्डी आप हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब भी आप परिमेय संख्या आपको समझना होगा तो दोस्तों यहाँ पर इंटीजर आपको आना चाहिए। ठीक है, इंटीजर मतलब पूर्णांक क्या होते हैं, 0 प्लस माइनस 1, अर्थात p का भी मान इंटीजर, q का भी मान इंटीजर। हम देख रहे हैं, अगर देखिए बाई 1 करेंगे, देखिए p, देखिए यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं, अगर मल्टीप्लाई करें कर्डी में 6 बाई कहेंगे 1 आएगा। ठीक है, यह इंटीजर है, इंटीजर नहीं है, इंटीजर क्योंकि देखिए p अपान q के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, p अपान q के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर p का मान क्या होना चाहिए, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, अंडर रूट नहीं होना चाहिए, तो दोस्तों ये आंसर नहीं होगा, ये क्या अपरिमेय संख्या है। नोट डाउन करिए, अगर इसको देखिए, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें 27 या 81 आएगा, 81 का जानते हैं वर्गमूल क्या आएगा, 9 आएगा, तो 9 को क्या कर सकते हैं 1। देखिए ये p अपान q के फॉर्म में है, देखिए यहाँ पर देखिए ये भी देखिए इंटीजर, देखिए ये भी पूर्णांक, नीचे भी पूर्णांक, ये एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर आगे पीछे लिखा है, ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि जानते हैं, ये जानते हैं, इसको साफ करें क्या आएगा, ये आपको मिल जाएगा 3, ये कर्डी में 5। दोस्तों ये परिमेय संख्या नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या है, हमने आपको डिस्कस भी कराया था। अगर अपरिमेय संख्या हो और एक नॉन जीरो क्या हो, क्या परिमेय संख्या हो, उसका मल्टीपल हमेशा अपरिमेय होता है। इसका देखिए ये भी हमने कंसेप्ट बता दिया। ऑप्शन नंबर क्या बी भी नहीं होगा, केवल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, बस आगे पीछे लिखा गया है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए अब बात करेंगे यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, हम बात करेंगे प्राइम नंबर क्या है। ठीक है, प्राइम संख्या आपको ढूंढनी है। देखिए प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं, अर्थात कह सकते हैं अभाज्य संख्या वे होती है जो हमेशा एक से बड़ी हो, क्या हो, हमेशा एक से बड़ी हो, तो दोस्तों न तो 0 होगा तो न तो क्या होगा 1। आपको डिफिनेशन के अनुसार वो हमेशा संख्याएं एक से बड़ी हो, और दोस्त यहाँ पर जिसके 2 फैक्टर हो, अर्थात वह संख्याएं हमेशा एक से बड़ी हो और जिसके 2 फैक्टर हो। सब तो क्या जानते हैं, बी भी नहीं हुआ, सी नहीं हुआ, तो हम चलेंगे 2। अब यहाँ पर दशमलव वाली भी संख्याएं नहीं होनी चाहिए, सारी संख्याएं कहाँ लेते हैं, नेचुरल नंबर से ही हम डिसाइड करते हैं, उसमें से ही हम लोग क्या करते हैं, प्राइम नंबर निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या होगी, यहाँ पर प्राइम नंबर, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, यहाँ पर सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा 2, क्योंकि इसके 2 फैक्टर होंगे, 2 into 1 होंगे यहाँ पर, अर्थात वह
छोटी छोटी संख्या पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये राइट आंसर होगा। ये भी एक प्राइम नंबर है, इसके भी मात्र क्या 2 फैक्टर हैं। तो याद रखिएगा, अगर पूछा 1 से लेकर बताइए 50 तक कितने प्राइम नंबर होंगे तो इसको नोट डाउन करिए दोस्तों। यहाँ 15 होंगे, ये पेपर में आ चुका है। अगर यहाँ पूछा कि 51 से बताइए 100 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, इसको भी नोट डाउन करिए, ये 15 होगा। पेपर में पूछ सकता है 1 से लेकर बताइए 100 तक कितने प्राइम नंबर होगा, इन दोनों को जोड़िए तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर सॉरी 10 आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 25। ये याद रखिएगा, पेपर में लगातार इस तरह का सवाल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, प्राइम नंबर भी होते हैं जो स्वयं से कटे और किसी से न कटे, ऐसा भी समझ सकते हैं। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए आपको बताना है 0 से लेकर दोस्तों आप 50 के बीच कितनी क्या आपको क्या 8 नंबर विषम संख्याएं आपको बतानी है। ठीक है, आप लोग जानते हैं अगर 0 तो क्या है, 0 न तो विषम है न तो सम है। ठीक है, 0 तो पहले क्या आप सम विषम की बात कर रहा है, और दोस्तों यहाँ पे 0 तो होगा नहीं, या आप 0 से ले सकते हैं या 1 से कर सकते हैं, 50 तक जा सकते हैं। यहाँ पर आप लोग जानते हैं जितनी संख्याएं सम होंगी उतनी विषम होगी। तो जानते हैं यहाँ पर 1 से लेकर 50 तक 50 अंक है, तो इसका मतलब 25 संख्याएं क्या होंगी, सम होंगी, अर्थात कह सकते इवन नंबर होगा। ठीक है, तो दोस्तों 8 नंबर कितना होगा, 8 नंबर भी क्या होगा, यहाँ पर 25 होगा। हम 0 को हटाना पड़ेगा, 0 न तो सम में काउंट होता है न तो विषम में, इसलिए इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। अगर पूछ सकता है 0 और 50 के यहाँ पर के लेकर कितनी संख्याएं हैं, तो आपका जवाब क्या होगा 51 होता, क्योंकि आप जानते हैं 1 से लेकर 50 तक जोड़ेंगे, लेकिन 0 भी एक संख्या है इसलिए 51 होता। लेकिन संख्या की बात नहीं कर रहा है, ये इवन नंबर की बात कर रहा है, 8 नंबर की बात कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इवन नंबर पूछता तब भी 25 होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए हमने आपको डिस्कस कराया था दोस्तों अलग अलग चैप्टर से डिविजिबिलिटी का टेस्ट, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है। तो दोस्तों हमने आपको कंसेप्ट बताया था कि यहाँ पर जब भी इस तरह का सवाल आए फ्रैक्शन वाले, पहले यहाँ पर जो सारे नंबरों को जोड़िएगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा 8 3 11 11, और दोस्तों क्या होगा यहाँ पर 11 और 7 18, ऊपर जोड़ा 18 और नीचे क्या होगा 5 4 9। अब देखिए आपको देखने पर लग रहा होगा ये संख्याएं देखिए 9 से कट जाएंगी, ये भी 9 से कट जाएंगी। तो दोस्तों ये इसका मतलब क्या, ये हमने आपको डिविजिबिलिटी का नियम बताया था, कोई संख्या 9 से कटती कब है, जब संख्याओं का योग 9 से कट जाए। संख्याएं देखिए हमने जोड़ा तो क्या में 18 9 से कट जाएगा, नीचे भी जोड़ेंगे इन संख्याओं का योग, तो दोस्तों ये संख्याएं 9 से कट जाएंगी, ये भी 9 से कट जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 8 क्या होगा 7, और यहाँ पर क्या करिए इसको किसे डिवाइड करिए 9 से करिए। ठीक है, 9 से कटिए, यहाँ पर क्या होगा देखिए 9 त्रिक 27 होगा, 9 चौक 36, कितनी बार जाएगा 9 चौक 36, 9 त्रिक 27। ठीक है, ऊपर 9 से कटाएंगे तो नीचे भी आपको 9 से कटाना पड़ेगा। हमने चेक कर लिया ये संख्याएं 9 से सॉरी यहाँ क्या कितनी है 405, इसको 9 से डिवाइड करिए, देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 चौक 36 होगा और 9 25 45 होगा। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई किया, अब मान रख दीजिए, देखिए 9 से इसको भी डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, जब ऊपर को डिवाइड किया क्या है ये 43 आया, नीचे क्या आया 45 आया। तो इसका आप देखिए अब इसको जोड़ेंगे 43 और 4 3 7, यहाँ पर 5 4 9, दोस्तों यहाँ पर कोई भी संख्या सेम अंकों से नहीं कट रही है, तो इसका फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो दोस्तों डिविजिबिलिटी विभाज्यता का हमने जो लेक्चर लिया था उस ध्यान देखिएगा, आपका कैलकुलेशन कम समय में जल्दी से आप यहाँ आंसर पहुंच पाएंगे। आइए मैं अगले सवाल पर डिस्कस करता हूं। देखिए इस तरह का सवाल हमने डिस्कस कराया कि हमने आपको डिस्कस कराया कि यहाँ पर जो भी जितनी भी संख्याएं, अगर मान ली कोई संख्या पी है, अगर उसमें बार लगा हो, क्या लगा हो बार लगा हो, बार का मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर दशमलव के पास ये बार लगा, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर इसका मतलब 2 2 2 2 2 क्या है, इस तरह चलता रहेगा, जितने पे बार रहेगा वो संख्याएं बार बार क्या करती है रिपीट करती रहेंगी। ठीक है, यहाँ पर वो संख्याएं रिपीट करती है बार, और बार हमेशा क्या मिलता है एक परिमेय संख्या मिलती है, इसको आपको नोट डाउन करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर परिमेय संख्या याद रखिएगा, अगर अगर मान लीजिए ये बार वाली संख्याएं दिखे इससे बार हो तो ये परिमेय संख्या होगा, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आपको देखना पूछना है करा कि ये क्या होगा, ये एक इंटीजर होगा, यहाँ पर
ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। नन ऑफ दीज, इस सवाल का उत्तर हो गया रेशनल नंबर होगा। इसको अभी हमने बार वाले सवाल को भी डिस्कस कराया। अगर मान लीजिए ऐसे बार हो, इसको हम कहेगा सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। देखिए इसको पहले ऐसे ले लीजिए, 11 प्लस क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर 23, क्या करेंगे यहाँ पर 500, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ 64, ठीक है। कितने पे बार है, 3 पे बार है। अगर इसको सिंप्लीफाई करना तो 11 तो पहले से बार कर लिया, प्लस पहले आपको दशमलव नहीं का जितनी संख्या है उसको लिख दीजिए। देखिए 23 क्या था, 564, ठीक है। यहाँ पर 564। अब देखिए नीचे क्या कितने पे बार है, जितने पे बार है, देखिए 3 संख्याओं पे बार है, आप 3 क्या करेंगे, 3 9 लिखेंगे, ठीक है। और दशमलव के बाद क्या दिखेगा, देखिए दशमलव के बाद 2 संख्याओं पे बार नहीं है, इसलिए क्या दाएं साइड आप बढ़ाइएगा 2 जीरो, ठीक है। याद रखिएगा। देखिए सॉल्व करने का तरीका आज सवाल देखने को मिल सकता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों जितने भी बार था उतना 9 बढ़ाया, और दशमलव के बाद राइट हैंड साइड देखा, जिस पे बार नहीं था उसके लिए कितनी संख्याओं बार नहीं है, तो 2 संख्याओं पे बार नहीं था, इसलिए राइट हैंड 2 जीरो बढ़ा लिया, ठीक है। और आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा, जितनी संख्याओं पे बार नहीं था दशमलव के बाद, देखिए यहाँ पर 23 पे बार, यहाँ पर 23 था उस पे बार नहीं था। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब जानते हैं पी पान क्यू के फॉर्म में यहाँ से बन जाएगा, एक परिमेय संख्या मिल जाएगी। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। आपका आइए मैं अगले सवाल के बढ़ता हूँ। देखिए दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए ये तो डायरेक्टली फार्मूला है, आप लोग याद होगा, फर्स्ट नंबर इनटू लिखेंगे सेकंड नंबर, फार्मूला क्या होगा यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर एलसीएम अर्थात क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इनटू क्या होता था, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन क्या यहाँ पर मल्टीपल, ठीक है। अर्थात लस गुणे म से बराबर फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या। तब यहाँ पर 2 संख्याएं नजर आ रही हैं, ये 2 संख्याओं के लिए ट्रू होता है, ये करा केवल सत्य है, ये आप 2 संख्याओं के लिए ये ट्रू है, ठीक है। ये बेसिक फार्मूला हम लोगों ने 9th 10th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल पे बढ़ता हूँ। देखिए अगला सवाल, देखिए इस तरह का सवाल हमने कराया भी था, शायद यहाँ पर जब मैं यहाँ पर क्या डिस्कस यहाँ पर करा रहा था, जब यहाँ टॉपिक वाइज डिस्कस करा रहा था, यह सवाल हमने लिया भी था। आपको निकालना है मर्स। मर्स कैसे निकालते हैं, देखिए मर्स निकालना है तो आप ऑप्शन में देखिए, किसे देखेंगे, ऑप्शन में, ऑप्शन में देखिए वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो यहाँ पर 148 और 124 को काट दे, ठीक है, या डिविजिबल कर दे, डिवाइड हो जाए। तो दोस्तों बड़ी संख्या देखिए 4 है, 4 से 148 भी कट जाएगा, 124 कट जाएगा, तो वो उसका क्या होगा, मर्स क्या होगा, 4 होगा, ठीक है, ठीक है। या देखिए डिविजिबिलिटी, 4 के डिविजिबिलिटी का नियम यह है कि अंतिम 2 अंक देखिए राइट हैंड साइड से, अंतिम 2 अंक देखा 48 24 से, ये संख्याएं कट जा रही हैं तो पूरी संख्या भी 4 से कट जाती है। ये इस तरह का हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस कराया भी है, ठीक है। यह दोस्तों हम जानते हैं यूक्लिड डिवाइजर का मेथड। यूक्लिड देखिए यहाँ पर यूक्लिड आप लोग याद रखेंगे, यूक्लिड यहाँ डिवीजन से आप देखेंगे, यह मेथड अप्लाई करके भी लगा सकते हैं। उसका मेथड ये था कि बड़ी संख्या लिखिए 148 है, ठीक है, 148 में क्या 124 से क्या करिए, डिवाइड करिए। देखिए 24 एक का करेंगे, यहाँ पर 24 आएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा आपको मिल जाएगा, यहाँ पर 4 मिलेगा, यहाँ पर 2 मिलेगा। अब यहाँ पर क्या करिए, फिर इस तरह क्या 124 लिखिए, इस तरह आपको डिवाइड करते रहिए, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड करते रहेंगे, अंत में वो संख्या 4 आएगी, इसका जब डिवाइड करेंगे तो ये आपको जो लास्ट में रिमाइंडर जो जीरो दे दे, सिंपल जीरो देगा, जो संख्या से डिवाइड करने पर जीरो मिल रहा है, ये इसका मर्स होगा। ऐसे भी हम लोग यूक्लिड डिवाइजर के मेथड से मैं समझाने का प्रयास भी किया था, तो ऐसे भी पे जा सकते हैं, ठीक है। या आप लोग जानते हैं गुणनखंड विधि से भी इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते थे। आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ। देखिए सेम वही कंसेप्ट है। अब बड़ी से बड़ी संख्या देखिए, ऑप्शन नंबर डी देखिए, वो उसका मर्स होगा। देखिए यहाँ पे देखिए 2 अंक देखिए 20 है, यहाँ 72 है, ये 72 भी 4 से कट जाएगा, 20 भी 4 से कट जाएगा, तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो बड़ी से बड़ी संख्या मुझे मर्स होती है, तो बड़ी से बड़ी संख्या 4 हुई। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। या यूक्लिड डिवाइजर का जो कॉन्सेप्ट था उससे भी आप सवाल पे जा सकते हैं, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये आपकी अच्छा सवाल है, प्रत्येक धनात्मक का विषम पूर्णांक, ठीक है। देखिए आप इंटीजर आपको हमने डिस्कस कराया, हमने कहा कि इंटीजर क्या होते हैं, पूर्णांक हमने कहा जेड से लिखा जाता है,
या आई इसलिए आता है, इसकी वैल्यू क्या होती है 0 प्लस माइनस 1 होती है, यहाँ पर प्लस माइनस 2 प्लस माइनस क्या होती है, ठीक है। अगर इसमें इवन आड की बात करें यहाँ पर इंटीजर में, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आई से, चलिए इसको आई से लिख रहे हैं, जेड यहाँ पर प्लस कर दे रहे हैं, ये मतलब इसका मतलब क्या है, सारी संख्याएं प्लस में लेनी है, ठीक है। प्लस में तो क्या लिखेंगे, देखिए प्लस में लेनी है यहाँ पर, लेकिन आपको विषम धनात्मक लेना है। यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर धनात्मक लेंगे, देखिए 1 लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3, हम यहाँ 8 नंबर ले रहे हैं, यहाँ पर 8 नंबर, ठीक है, 8 नंबर विषम संख्या ले रहे हैं, तो क्या होगा ओ डबल डी, 8 नंबर विषम संख्या है, तो 1 3 यहाँ पर 5 यहाँ पर 7, ये सब क्या होती है 1 3 5 7 इस तरह। और इवन नंबर की बात करें यहाँ पर जेड प्लस, ये इवन नंबर की बात करें, ठीक है, इवन नंबर, तो इसके लिए क्या करेंगे आप जानते हैं, 2 4 क्या होगा 6, यहाँ पर 7, इस तरह चलता रहेगा, ठीक है। आपको बनाना क्या है, आपको यह फॉर्म बनाना है, ये कह रहा है प्रत्येक धनात्मक विषम इंटीजर, देखिए विषम इंटीजर इस फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन क्यू क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। देखिए अगर दोस्तों यहाँ पर हम रखेंगे क्यू, क्या है क्यू मतलब क्या, यहाँ पर जहां हम लोग जेड ले रहे हैं यहाँ पर आप क्यू लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि आप पेपर में क्यू दिया तो आप भी यहाँ पर क्यू क्यू कर लीजिएगा, यहाँ पर जेड बी से इसका नोटेशन होता है, क्यू से बी होता है, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए मुझे तो क्या, आपको क्या लाना है, आपको तो बनाना दोस्तों, मुझे तो क्या प्राप्त करना है, ये इवन क्या 8 नंबर प्राप्त करना है, ये संख्याएं आपको प्राप्त करनी है, ठीक, ये संख्याएं आपको मिलनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि 8 का प्रत्येक धनात्मक विषम इंटीजर ये आपको मिलना चाहिए, ठीक है। अगर क्यू का मान क्या रखेंगे, हम रखते हैं यहाँ पर, देखिए क्यू का मान क्या इंटीजर है, पर अगर 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए अगर इसमें आपने पुट किया 0, ठीक है, तो देखिए 1 मिलेगा, ये वास्तव में इंटीजर मिल रहा है, ठीक है। अगर इसमें ऑप्शन नंबर बी में रखेंगे क्यू का मान, तो वह इवन नंबर मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, क्योंकि आपको प्रत्येक धनात्मक विषम इंटीजर चाहिए, ठीक है। आपको ये भी देखिए ये तो मिल सकता है, लेकिन प्रत्येक की बात कर रहा है, तो आपको यहाँ पर देखिए 3 तो मिला है, लेकिन आपको 1 नहीं देगा ये, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ये तो मिलेगा इंटीजर। अगर रखेंगे, आपने यहाँ 0 रखा, क्या मिला, तो दोस्तों यहाँ पर 0 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आप जानते हैं कि यहाँ पर रखेंगे 0 तो आप 3 मिलेगा, लेकिन आपको प्रत्येक के लिए 1 नहीं मिल पाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, क्योंकि आपने 0 रखा तो आप 4 मिलेगा, वो इवन नंबर मिल जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर 1 भी रखेंगे यहाँ पर, अगर आपने 1 रखा तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, आपने 1 रखा तो यहाँ पर 2 1 3 मिलेगा, इवन नंबर 8 नंबर मिलेगा। अगर -1 रखेंगे तो -1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये -1 रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा -1 मिलेगा। तो लेकिन दोस्तों जो फॉर्म बन रहा है इवन धनात्मक के रूप में, उसमें से जो नंबर मिलेंगे आपको पॉजिटिव नंबर ढूंढने पड़ेंगे, तो यहाँ इस फॉर्म में ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए दोस्तों, इस सवाल का उत्तर कैसे दे पाएंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक जहां क्यू एक इंटीजर है उसका फॉर्म क्या है, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को याद होगा, क्या याद होगा, यहाँ यूक्लिड डिवाइजर का मेथड, अर्थात यूक्लिड वाले के अगर पेपर उठा के देखेंगे, वो भी देखिए 4 सवाल लगातार यूक्लिड डिवाइजर से आते हैं, ठीक है। जैसे हमने इंटीजर देखा, वो भी यूक्लिड डिवाइजर का कॉन्सेप्ट था, जो मसा निकालना था वो भी यूक्लिड डिवाइजर का कॉन्सेप्ट था। यूक्लिड डिवाइजर का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे यूक्लिड डिवाइजर, कोई संख्या मान लेते हैं ए है, जब इसको किससे डिवाइड किया गया, मान लेते हैं आपने बी से डिवाइड किया, ठीक है। इसका जो कोशियंट है उसका मान लेते हैं, उसका भागफल ये मान लेते हैं क्यू बार गया, ठीक है। और इसका रिमाइंडर क्या आया, शेषफल क्या आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ए बराबर क्या ले सकते थे, अगर हम लोग क्या करते थे, हमेशा जो जिससे डिवाइड करते थे, यहाँ इससे जो भागफल इसमें जोड़ते गुणा करते थे और रिमाइंडर को जोड़ते, वो संख्या आ जाती थी। संख्या हमारी क्या है, संख्या ए को किससे डिवाइड किया गया दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा, देखिए बी, यहाँ पर क्यू प्लस क्या हो आर, यही यूक्लिड डिवाइजर का मेथड है, ठीक है। यहाँ पर और दोस्तों जो आर की वैल्यू होती है आप जानते हैं, ये रिमाइंडर है, ठीक है। रिमाइंडर अर्थात क्या, ये शेषफल है, ठीक है। शेषफल कभी भी आप जानते हैं यूक्लिड डिवाइजर में कभी भी दशमलव में नहीं आता है। तो अगर दोस्तों ये जो वास्तव में ये कोई संख्या होगी यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर आर का जो मान क्या होगा, कभी भी हमने कहा दशमलव में नहीं आएगा,
देखिए ये दशमलव में यहाँ पर तो दोस्तों वह कोई भी क्या आपको निकालना क्या है, कोई आपको धन पूर्णांक निकालना, इंटीजर निकालना। इंटीजर आप लोग जानते हैं दशमलव में होता भी नहीं है इंटीजर। अभी हमने आपको डिस्कस कराया कि यहाँ पर आपको पेपर में अभी क्यों दिया था, हमने कहा था जीरो क्या होता है प्लस माइनस एक, प्लस माइनस दशमलव में नहीं आता है। तो ऐसे पता कर सकते हैं ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, या ऐसे समझ सकते हैं यूक्लिड डिवाइजर से कभी यहाँ पर कभी भी रिमाइंडर दशमलव में नहीं आता, लेकिन यहाँ जो वैल्यू दशमलव में दी गई है इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, क्योंकि रिमाइंडर आपको मिल रहा है यहाँ पर 5 मिल रहा है, क्योंकि दशमलव में रिमाइंडर नहीं होता। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हमने बहुत सारे सवाल कराए थे, आपका मेथड भी कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। हर एक लेक्चर में, हर एक क्या शिफ्टों में दोस्तों इस तरह का यूक्लिड डिवाइजर से 4 या 5 सवाल देखने को मिल रहे हैं, इसलिए यूक्लिड डिवाइजर को ध्यान से पढ़िएगा। हमने अलग से इसके सेपरेट वीडियो भी बनाए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल को। देखिए आपको ये भी अच्छा सवाल है, कहा 3 संख्याओं का गुणनफल, किसकी बात कर रहा है, 3 संख्याओं का आपस में गुणा करिए। ठीक है, हम मान लेते 3 संख्याएं a, यहाँ पर क्या b, यहाँ पर c। ठीक है, इसका कहा गुणा करिए, लीजिए हमने गुणा भी कर दिया। ठीक है, कहा गुणनफल जो आएगा 3 संख्याओं का गुणनफल, कहा लस और मस का गुणनफल के बराबर होता है। यह कहा कि आप बताइए यहाँ पर 3 संख्याओं का लस यहाँ पर निकालिए और क्या मस ये क्या बराबर होता है। तो दोस्तों ये क्या, ये बराबर हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन सब नंबरों के लिए ट्रू नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ये सही नहीं है। यहाँ पर हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ये डज नॉट। देखिए हो कब सकता है, देखिए अगर यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, अगर हमारे पास ए का मान लेते हैं यहाँ पर 2 लेते हैं। ठीक है, और बी का भी मान लेते हैं 3, और यहाँ पर सी का मान लेते हैं 5 लिया। ठीक है, अब तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई किया तो आप कहेंगे ए बी सी का मान क्या होगा, ए बी से देखिए 5 ते 15 दूना 5 ते 15 15 दूना 30। अगर देखिए ए बी सी का मान, ठीक है, अगर तीनों का क्या निकाला जाए, इसमें कह रहा कि तीनों का पहले लस निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए लस निकालेंगे तीनों का, तब कितना आएगा, तीनों का लस कितना आएगा, 5 ते 15 दूना 30 आएगा। ठीक है, अगर मस निकाला जाए तो मस कितना आएगा, जानते हैं कि कोई संख्या कॉमन, जब कुछ नहीं कॉमन तो एक एक सब में कॉमन होता है मस। आप देखिए ए बी सी का मल्टीपल, और देखिए अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे लस गुणे मस से कितना आएगा, 30 गुणे 1। देखिए 3 संख्याओं का मल्टीपल, देखिए ये मेरा लस मस के बराबर हुआ, लेकिन बराबर कब हुआ, जब दोस्तों ए बी सी का मान क्या लिया, एक प्राइम नंबर लिया। यहाँ पर एक प्राइम नंबर मतलब एक अभाज्य संख्या लिया, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन वह ये नहीं कर रहा कि यहाँ पर प्राइम नंबर लीजिए, कोई भी 3 संख्या लीजिए। इसका मतलब कोई भी 3 संख्या लेंगे तो वह कंडीशन फेल्ड हो जाएगी। ये क्या होगा, ट्रू यहाँ पर लिखिएगा। अगर उस पेपर पूछ सकता है ये किसके लिए ट्रू है, ये केवल क्या प्राइम नंबर संख्या, देखिए 2 3 5 प्राइम नंबर लिया, प्राइम नंबर के लिए ये कंडीशन सत्य है, लेकिन प्रत्येक संख्याओं के लिए, प्रत्येक नंबर के लिए दैट इज नॉट ट्रू, इट इज फॉल्स। दैट इज ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट आंसर होगा, इट इज नॉट ट्रू फॉर एवरी नंबर। आइए डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, आइए दोस्तों मैं इस सवाल पे डिस्कस करता हूं। देखिए कहा एक क्या है, पॉलिनोमियल है, एक बहुपद है। ठीक है, बहुपद में मूलों का योग कहा कि यहाँ पर आप देखिए आपको पॉलिनोमियल दिख रहे होंगे यहाँ पर, और कहा मूलों का योग आपको देखना है 0, और एक मूल क्या हो 3 हो तो इसका बहुलक। बहुलक मतलब क्या है, यहाँ बहुलक नहीं है, यहाँ पर लिख लीजिएगा ये बहुपद क्या होगा। इंग्लिश वाला देखिए पॉलिनोमियल क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आप देख रहे होंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। कैसे पहचाना, इसका x का जो पावर देखा दोस्तों यहाँ पर 2 था, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण हुआ। आप लोग जानते हैं ए स्क्वायर प्लस क्या होता है बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात समीकरण होता है। ठीक है, आप लोग को याद होगा मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर बराबर क्या होता था माइनस बी बाई ए, लेकिन आपको कहा कि मूलों का योग क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, और एक मूल, कोई भी मूल अगर मान लीजिए अल्फा बराबर क्या होना चाहिए, ये 3 होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों बाई ऑप्शन पे देखिए किसका मूलों का योग शून्य है, तो इस समीकरण में देखिए मूलों का योग देखेंगे। देखिए हम लोग क्या करते थे, यक्स का गुणांक देखते थे, तो देखिए आप पूरे इक्वेशन में जो चारों दिए गए हैं किसी भी यक्स का गुणांक नहीं है, तो यहाँ पर क्या यक्स गुणांक 0 है, तो मूलों का योग सब में शून्य, क्या यहाँ पर शून्य। ठीक है,
ये सब कंडीशन, लेकिन एक मूल क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। एक मूल कह रहा है कि यहाँ पर 3 है, वो मूल जो इस समीकरण को सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है, जो आपको दिए गए इसमें रखेंगे 3 त्रिका 9, इसको आना चाहिए 0, ये 0 नहीं दे रहा है, यहाँ डज नॉट इक्वल टू 0 इसमें रखेंगे। यहाँ पर देखिए या अल्फा बराबर 3 रखेंगे या कहीं यक्स बराबर 3 रखेंगे, जो इसके रूट्स होंगे अल्फा बीटा, तो यक्स बराबर 3 रखेंगे, ये भी क्या होगा 0 नहीं देगा, ये भी क्या होगा दोस्तों, ये भी रखेंगे 0 नहीं देगा। लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख रहे हैं डी, अल्फा यहाँ पर यक्स बराबर 3 रखेंगे, 3 त्रिका 9, ये देखिए मूलों का क्या मिला है, एक मूल जो करा के 3 हो, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। जो भी इसके रूट्स होते हैं वह इक्वेशन क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा मूलों का योग पूछ सकता है पेपर में, तो याद रखिएगा क्या होगा, माइनस बी बाई ए होता है। पूछ सकता है मूलों का गुणनफल क्या होता है, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, हम लिखते हैं कांस्टेंट टर्म अचर पद बाई क्या कर देते हैं यहाँ पर ए, याद रखिएगा ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है आपका। और ये कभी भी क्या डज नॉट, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, ये भी याद रखिएगा, ये भी कंडीशन आपको देखने को पेपर में मिल सकता है, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल में चलता हूँ। देखिए ये देखिए कितना अच्छा सवाल पूछा गया है, देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, हमने आपको डिस्कस यही बताया कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, अगर यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो, और दोस्तों ये क्या डज नॉट इक्वल टू 0, और दोस्तों यहाँ पर इसका ये डज नॉट इक्वल टू 0 है, अगर ये जनरली क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा क्या होता है, पैराबोलिक होता है, नोट डाउन करिएगा, ये क्या होगा, पैराबोलिक होगा, क्योंकि ये जानते हैं पैराबोलिक, जो लोग क्या है 11th-12th में यहाँ पर जब भी कोण की बात करेगा, यहाँ पर टाइप्स आप कह सकते हैं, यहाँ पर कोनिक सेक्शन की बात करेगा, सांकों की बात करेगा, तो दोस्तों आपको याद होगा अगर y इक्वल टू क्या हो, यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है बी एक्स प्लस सी हो, ये जनरली क्या रिप्रेजेंट करता था, हमेशा क्या ये पैराबोला रिप्रेजेंट करता था। पैराबोला का अगर फिगर आप देखना चाहते हैं, आप जानते हैं जनरली अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो, तो इसका पैराबोला का इक्वेशन आपको याद होगा, ये जानते हैं, ये इसका ये इक्वेशन होता है, ये पैराबोला है, ठीक है। ये पर्वत के आकार का हो, ये ऐसे भी बन सकता है, इसका शेप, इसका आकार ऐसे भी बन सकता है यहाँ पर, ठीक है, इसका आकार ऐसे भी बना सकते हैं, इसको ऐसे, ये सब क्या है, ये एक पैराबोलिक इक्वेशन होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ये क्या परवलयाकार होगा, ये पैराबोलिक होगा, ठीक है। ये सर्कुलर भी नहीं होगा, सर्कुलाकार भी नहीं होगा, ट्रायंगल्स नहीं होगा। याद रखिएगा द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द पैराबोलिक इक्वेशन, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल पर चलता हूँ। देखिए दोस्तों ये तो आसानी से कर लेंगे, कहा एक पॉलीगॉन क्या पॉलिनोमियल दिया गया है, यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है, एक इसके रूट्स अल्फा और क्या बीटा हो, तो दोस्तों इसका मान निकालना है। तो दोस्तों अभी हमने आपको डिस्कस भी कराया कि अल्फा प्लस बीटा का मान इक्वेशन में निकालना हो तो क्या करते थे, हम कहा कि यहाँ पर माइनस फार्मूले में होता है, कहते हैं यक्स का गुणांक क्या है माइनस बी है, अपन लिखेंगे यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है सी है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, यहाँ पर बी बाई सी होगा, ठीक है। अगर निकालने चाहते हैं अल्फा इंटू बीटा, हम ऐसा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन उसको हम कन्वर्ट करेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या होगा कांस्टेंट टर्म अपान क्या होगा सी, ठीक है। लेकिन सवाल पूछा है अल्फा स्क्वायर, ठीक है, प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं, अगर -2 अल्फा इंटू बीटा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लिख सकते हैं, इसका मान हम लोगों ने निकाला है, इसका स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर बाई क्या होगा सी स्क्वायर -2 अल्फा बीटा के स्थान पे लिखेंगे ए बाई सी, एलसीएम लेंगे क्या होगा, देखिए बी स्क्वायर -2 AC अपान क्या होगा, ये सी स्क्वायर होगा। तो इस सवाल का उत्तर कौन सा आंसर मैच किया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए दोस्तों ये भी अच्छा सवाल है, देखिए आपको यहाँ पर ये कह सकते हैं, यहाँ पर अल्फा बीटा से संबंधित लगभग 2-3 सवाल हर एक शिफ्टों में देखने को मिलते हैं, ठीक है। देखिए पहले ये भी पॉलिनोमियल क्या है, ये द्विघात समीकरण है, कैसे हमने इसका पावर देखा, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बदलिए, देखिए ax स्क्वायर करेंगे, ठीक है,
माइनस क्या करेंगे पी एक्स करेंगे। कांस्टेंट टर्म अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक्स नहीं रहेगा तो वो कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इतना कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें ये क्या एफ एक्स है, ठीक है। अगर हम निकाल लें, क्या निकाल लें, अल्फा प्लस बीटा निकाल लें, ठीक है। अभी हमने डिस्कस करा कि एक्स का गुणांक लिखेंगे माइनस क्या है, माइनस फार्मूले में, और क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे अल्फा और बीटा प्लस बीटा की वैल्यू इतनी आ गई, और अल्फा इंटू बीटा इसका गुणनफल निकाल लीजिए तो क्या लिखेंगे कांस्टेंट टर्म तो माइनस पी माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को, देखिए ये सवाल है, इसको देखिए और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसका अगर मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दे रहे हैं, देखिए यहाँ, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करें क्या लिखा अल्फा बीटा आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों अगर ब्रैकेट को ओपन किया जाए मल्टीप्लाई किया तो अल्फा प्लस क्या होगा ये बीटा होगा, ये प्लस होगा, ठीक है। अब इसका मान हम लोगों ने निकाल लिया है, देखिए क्या होगा माइनस पी यहाँ माइनस सी, अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे ये हमने निकाला पी प्लस 1। अब इसको हम थोड़ा ये देखिए इससे कट जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस सी बचेगा। तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो याद रखिएगा मूलों का क्या रखना, योगफल और मूलों का प्रोडक्ट क्या। दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए, देखिए कितना अच्छा सवाल पूछा गया है। देखिए यहाँ पर ये भी यूक्लिड डिवाइजर का कंसेप्ट भी समझ सकते हैं, ठीक है। अभी हमने यूक्लिड डिवाइजर का कंसेप्ट ही समझाया कि कोई संख्या ए है, जब इसे किससे डिवाइड किया, बी से डिवाइड किया गया, इसका रिमाइंडर कितना आया, यहाँ पर रिमाइंडर मान ली क्यू टाइम्स गया, इसका रिमाइंडर कितना आया है, ठीक है। अभी हमने डिस्कस कराया कि ये बराबर क्या लिख सकते हैं, ये बराबर जो संख्या है जो बराबर बहुपद है यहाँ पर इसको लिख सकते हैं बी क्यू प्लस क्या आर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए देखिए और ये क्या है, ये हमारा क्या है जो आपको समीकरण दिया गया, देखिए यहाँ पर जिससे क्या किया गया, ये मेरा इसको ही इससे डिवाइड किया गया, ठीक है। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या दिया गया, देखिए यहाँ पर लिखेंगे माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। यहाँ पर प्लस क्या लिखेंगे 3x² माइनस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3x प्लस क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए b क्या है, b मेरा जिससे आपको डिवाइड करना था इसका मल्टीप्लाई किससे करते हैं, जो आपको भागफल मेरा क्या है ये क्यूब भागफल है, क्यूब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या x माइनस क्या होगा 2 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे किसका, यहाँ पर जिससे डिवाइड किया था, यहाँ पर इस कंसेप्ट से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या होगा माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 होगा, प्लस क्या होगा प्लस रिमाइंडर। अब इसको इस साइड ले जाइए, इसको घटाइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब इससे कट जाएगा, इससे यहाँ पर ये इससे कट जाएगा, सब मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर देखिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म बचेगा, तो कांस्टेंट टर्म से मतलब ही है आपको कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म यहाँ 5 है और कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर इक्वल टू है, यहाँ पर क्या होगा प्लस क्या होगा ई माइनस प्लस कर देगा प्लस 2 प्लस आर होगा, आर बराबर क्या होगा यहाँ पर 3 आएगा, ठीक। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर या दोस्तों इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। कैसे, ये नियम भी आसान है, देखिए जब भी जिससे डिवाइड करिए इसको इस फॉर्म में बना दीजिए कि इसको 2 बार लिख दीजिए, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसको 2 बार लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या एक्स माइनस 1, इसको हमने क्या कर दिया 2 बार लिख दिया, लीजिए हमने लिख दिया, देखिए हम लिख दिया, ऐसे करेंगे। देखिए अब आपको क्या करना होगा, इसको इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दीजिए, देखिए अगर एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे देखिए क्या होगा एक्स क्यूब, देखिए एक्स क्यूब मिल गया, ठीक है। अब लेकिन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर, लेकिन आपको क्या चाहिए 3x², एक स्क्वायर यहाँ पर अगर माइनस अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे देखिए यहाँ पर मिलेगा 2x², यहाँ पर 3x² मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे लेकिन x की वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, देखिए माइनस क्या होगा x होगा, लेकिन आपको यहाँ पर इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ देखिए माइनस 2x मिलेगा, ठीक है, माइनस 2x मिलेगा और इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे उसको क्या मिलेगा। अब देखिए हमारे पास देखिए इसको करते रहिए, देखिए यहाँ पर माइनस एक्स मिल गया, यहाँ पर इसको हमने सॉल्व किया क्या मिला आपको, यहाँ पर आपको मिला देखिए प्लस क्या होगा 3x² मिला, यहाँ पर माइनस क्या मिला, यहाँ पर क्या मिला, देखिए यहाँ पर आपको मिला क्या, यहाँ पर 3x मिल गया, ठीक है। लेकिन कांस्टेंट टर्म क्या मिल गया, कांस्टेंट टर्म आपको इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस 2 मिल जाएगा, ठीक है। अगर इससे कंपेयर किया जाए, देखिए कंपेयर किया, देखिए पहला जो आपका समीकरण दिया था वास्तव में आपको क्या दिया था, ये दिया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये दिया था लेकिन मुझे क्या मिला इतना होगा, अब देखिए 5 था, 5 से घट के कितना हो गया 2 हो गया,
तो कितना कम हुआ, 3 कम हुआ, तो यहाँ पर +3 कम हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका क्या हुआ, देखिए इसका देखिए x-2 ही इसके फैक्टर थे, ये कह रहा है इसके भागफल, तो x-2 भी साथ में आया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आपको कंसेप्ट समझ हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल के उत्तर, ठीक है, देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए आपको दिया गया एक पॉलिनोमियल दिया गया, कह रहा एक इसका जीरोज क्या होगा। ठीक है, इसका एक रूट्स क्या होगा, तो रूट्स वो होगा जो ये आपके इसके रूट्स दिए गए हैं। ठीक है, जो इसको सेटिस्फाई कर दे, जो आपको समीकरण को सेटिस्फाई कर दे, 1 1 रखेंगे। देखिए 1, ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ये आप देखने पर लग रहा है कि ये x-1 का होल स्क्वायर है, इसको कर दीजिए 0, तो x बराबर 1 आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल पर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए कितना अच्छा सवाल पूछा गया। देखिए करा अविरोधी, अगर पेपर में उठा के देखेंगे दोस्तों, हर एक शिफ्टों में 5 या 7 सवाल आए हैं, कभी भी शिफ्टों में 10 सवाल। इस कंसेप्ट को ध्यान समझिएगा। अविरोधी समीकरण क्या होता है। ठीक है, अविरोधी का मतलब होता है कि जो कोई विरोध करेगा ही नहीं। कोई भी आया, आपको मान लीजिए एक मान लीजिए कि रास्ते में आप खड़े हैं, कोई पहुंचा, एक थप्पड़ लगा के चला गया। ठीक है, इसका मतलब क्या, कोई भी इसको क्रॉस कर सकता है, कोई भी कट कर सकता है, लेकिन आपको समझना होगा एक युग्म की बात कर रहा है, एक पेयर की बात कर रहा है। वह समीकरण क्या है, यहाँ पर समीकरण की बात कर रहा है। ठीक है, देखिए अगर मानते हैं हमारे पास क्या है, 2 समीकरण दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, अविरोधी है, इसका मतलब क्या, ये हमेशा क्या करेंगे, मान लीजिए एक समीकरण यहाँ पर, ठीक है, एक यहाँ पर एक समीकरण था, एक मान लेते हैं समीकरण, अगर नाम देना चाहते हैं a1x हुआ, ठीक है, यहाँ पर b1y ये प्लस c है। ठीक है, ये इक्वल टू 0, इस लाइन का समीकरण सपोज कर लेते हैं। ये हमने ग्राफ बना लिया। ठीक है, ये देखिए विरोध नहीं करेगा तो कोई भी आएगा, इसे यहाँ पर मान लीजिए कोई भी लाइन आए, इसे काट दी। ठीक है, कोई भी लाइन काट दी, ये कब हुआ, इसे कहते हैं अविरोधी। ठीक है, कहेंगे ये दूसरी लाइन मानते a2x हुआ, प्लस लिखेंगे b2y हुआ प्लस c2। ये लाइन क्या कर दी, ये एक लाइन आई, एक हमारे पास लाइन क्या था, ए बी था, या कहीं समीकरण ए बी था, दूसरा समीकरण क्या सी डी था। कोई भी लाइन आई, काट दी, काटा कब, क्योंकि ये विरोध ही नहीं किया, अविरोधी थी, इसलिए क्या करेंगे, ये क्या हुआ, इसे लिखेंगे ये यूनिक क्यों कर रहे हैं, क्या लिखेंगे, यूनिक क्यों सोल्यूशन है, या कहेंगे सिर्फ ओनली वन सोल्यूशन है, अर्थात केवल एक सोल्यूशन है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर जब 2 समीकरण एक दूसरे पे कट करें, इंटरसेक्ट करे, तो याद रखिएगा हमेशा ओनली वन सोल्यूशन होता है। यहाँ कहते हैं यहाँ पर अविरोधी। दोस्तों पेपर पूछ सकता है विरोधी की भी बात ही समझ लीजिए, विरोधी कब होगा। ठीक है, यहाँ पर बात करेगा विरोधी का भी कंसेप्ट आपको समझना चाहिए, विरोधी कब होगा। ठीक है, जब भी विरोधी की बात करें, ठीक है, 2 लाइनें हमारे पास रहेंगी, ये लाइन ए रहेगी। ठीक है, दूसरी लाइन क्या होगी, यहाँ पर मानते हैं सी डी रहेगी। ठीक है, ये दोनों लाइनें क्या विरोधी है, विरोधी मतलब ये कभी आपस में मिल ही नहीं पाएंगी, कभी भी क्या ये कट करेंगी नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी लाइन होगी, यहाँ पर इसकी लेंथ आगे आगे पीछे बड़ी हो सकती है, ए बी और सी डी की जो लंबाई है ये छोटी बड़ी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है ये ऐसा कर सकते हैं, अगर ए एक्स प्लस बी वाई यहाँ पर प्लस सी, यहाँ पर E1 इक्वल टू 0, ये लाइन क्या होगी, ए एक्स प्लस क्या होगा बी वाई प्लस C2 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म C1 C2 क्या है, ये आपस में ये डिफरेंस होंगे, लेकिन जो x का गुणांक और यहाँ पर x का गुणांक सेम होगा, y का गुणांक, ये ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 कब होता, जब ये पूछता कि ये जो यहाँ पर समीकरण युग्म है अगर विरोधी होता, तो दोस्तों कहते कि यहाँ पर इस सवाल का उत्तर होगा कोई हल नहीं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर दोस्तों 3 तरह के सवाल आते हैं, देखिए पहला ये हमने आपको डिस्कस कराया, पेपर में आया, दूसरा तो हमने ये डिस्कस कराया कि यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, तीसरा भी पूछ सकता है। ठीक है, और शिफ्टों में पूछे भी गए हैं, जब एक लाइन दूसरी लाइन के जस्ट इसके ऊपर हो। देखिए एक लाइन मान लेते हैं यहाँ पर, इसके ऊपर माने एक लाइन ड्रा करते हैं। देखिए यहाँ पर एक लाइन दूसरी लाइन के जस्ट ऊपर हो, यहाँ पर जैसे यहाँ पर नाम देते हैं, यहाँ पर इसका नाम लिख लेते हैं। देखिए एक लाइन दूसरे लाइन के जस्ट क्या यहाँ पर ऊपर हो। ठीक है, यहाँ पर सी डी, यहाँ पर एक लाइन दूसरे लाइन के
जस्ट यहाँ पर ऊपर हो, या कहेंगे आश्रित हो अगर नाम देना चाहते हैं, या डिपेंडेंट हो। तो दोस्त उसके लिए क्या करते हैं, तो उस सवाल के लिए अनगिनत हल होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। तो याद रखिएगा ये कंडीशन कब होती है, जब क्या हो, ये इंडिपेंडेंट हो। यही 3 तरह के कॉन्सेप्ट आपको घुमा फिरा के 5-6-7 सवाल देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक दोस्तों एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। एक PYQ खत्म होगा, उसके बाद हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे और मॉक टेस्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मेरे चैनल आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद।